हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो विज्ञान सब्जेक्ट होता है इसके संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को जो है करने वाले हैं, जो कि आया है 2016 से लेकर 2023 तक का जो आया हुआ है प्रश्न। ये जो राजन सीरीज आपका है, ये कंप्लीट राजन सीरीज को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये संपूर्ण मैराथन आपका है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इसके अदर सब्जेक्ट की बात करें तो अदर सब्जेक्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। इसका प्रीवियस ईयर जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो है क्लास का आनंद लीजिए, और उसके बाद में हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन करके बिल्कुल कंप्लीट करते हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न को। है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्यभट्ट थे, राकेश शर्मा थे, या भास्कर थे, या सतीश धवन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये राकेश शर्मा थे, ठीक है। उसके बाद में अगर ये बात करें कि कब ये अंतरिक्ष यात्री बने थे, तो ये 1984 में जो है अंतरिक्ष यात्री बने थे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, और जहाँ वो जो है अंतरिक्ष से भारत को देखकर कहा था कि सारे जहां से अच्छा, ठीक है, ये शब्द कहे थे। तो ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है कि कब गए थे, ये 1984 में गए थे, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि पेट्रोल में होता है, 2023 में ये भी आया हुआ है। पेट्रोल में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है, या एक प्रकार का पेट्रोल रसायन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा होगी। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं, और इसका प्रयोग जो है वाहन में किया जाता है और मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है किसी भी जो यहाँ पे जैसे बल हो गया, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका जो मात्रक यानी सभी विश्व में जो है सभी जगह पे वही मात्रक माना जाएगा। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कह दे रहा है कि बल का एसआई मात्रक होता है, तो ये बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, या एम इंटू ये होता है। लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या होगा इसको देखते हैं। जूल दिया है, न्यूटन दिया है, अर्ग दिया है, और मीटर दिया है। तो इसका जो है यहाँ पे न्यूटन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं कि केवल जंतु कोशिका में जो है पाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर राजन सीरीज पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है बहुत क्वेश्चन वहाँ पे गलत भी है, ठीक है। और ये 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है, केवल जंतु कोशिका में जो है कौन सा पाया जाता है? माइटोकांड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, या कोशिका द्रव हो गया। तो जो सेंट्रोसोम आपका होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है और सब ये माइटोकांड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव, ये जंतु, और यहाँ पे केवल लिखा है ना जंतु कोशिका में, और उसके बाद में पादप कोशिका में ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, लेकिन केवल जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर में दिया है कि चूना पत्थर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। चूना पत्थर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? Na2CO3, या CaOH ऑफ फोल्टवाइज, CaCO3, या CaO। तो अगर हम बात करें चूना पत्थर का रासायनिक नाम, तो CaOH ऑफ यहाँ पे CaCO3 होता है। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका उपयोग अगर पूछ लिया जाए, उपयोग मान लो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसका उपयोग पूछ लिया जाए, तो सीमेंट सीमेंट बनाने में, और उसके बाद में मूर्तियाँ मूर्तियाँ के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, ठीक है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम लोगों से जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जल की उपस्थिति में यहाँ पे सूर्य की प्रकाश, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ये क्या बनाता है? C6H12O6, और उसके बाद में
ऑक्सीजन गैस जो है निकलता है, जो कि हम लोग जो है सांस लेते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये ऑक्सीजन गैस निकलता है। यहाँ पे दिया है O2, ये ऑक्सीजन गैस आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि समस्थानिक एक होता है समभारिक। समभारिक यहाँ से जो है स्पष्ट है, समभारिक यानी इसमें भार, एटॉमिक मास जो है इसमें समान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, Z1 इक्वल टू Z2, यानी इसमें जो होता है ये परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या समान होती है और लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं कि चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा क्या है, देवता है, तारा है, उपग्रह है या ग्रह है। तो यह एक उपग्रह होता है। चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, जो कि एक प्राकृतिक प्राकृतिक ये पृथ्वी का एक एकमात्र जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 9 नंबर में दिया हुआ है कि अम्ल वह हैं जो अम्ल जो होता है। अगर एक बात इसमें जो है ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा चंद्रमा का जो है ये कितने चक्करों में जो है चक्कर पूर्ण करता है पृथ्वी का, ये 27.3 दिनों में जो है ये चक्कर पूर्ण करता है। उसके बाद में यहाँ पे 9 नंबर में दिया है कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो अम्ल जो है वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये H3O प्लस रहेगा, ठीक है। और जलीय विलयन में OH निगेटिव हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं या जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे H2 की बात कर रहा है, ठीक है। एक होता है H प्लस, एक होता है OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या जलीय विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो इसका जो है कौन सा राइट आंसर होगा, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जलीय विलयन में जो है ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है, H3O प्लस। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि परबल क्षार होते हैं। परबल क्षार जो है इनमें से कौन सा है। अगर हम 10 नंबर की बात करें तो परबल क्षार की यहाँ पे बात कर रहा है, एक मिनट आप लोग रुकिए। तो यहाँ पे 10 नंबर की हम बात कर रहे हैं, इसमें दिया है कि परबल क्षार है। इनमें से जो है कौन सा परबल क्षार होता है, NH4OH या CaOH ऑफ होल ट्वाइस या NaOH या MgOH ऑफ होल ट्वाइस। तो इसमें अगर हम बात करें कि परबल क्षार और परबल अम्ल क्या होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परबल अम्ल। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परबल क्षार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि परबल अम्ल में जो है ये H प्लस आयन की संख्या जो है इसमें मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, OH माइनस आयन की संख्या जो है मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे जो है ये मिनिमम होता है। और यहाँ पे O और H, ठीक है, यानी OH की संख्या जो है मिनिमम होती है, ठीक है। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि किस प्रकार से जो है परबल अम्ल किसे कहते हैं और परबल क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर परबल क्षार की बात कर रहा है तो OH की संख्या जो है मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। परबल क्षार की यहाँ पे बात कर रहा है तो OH की संख्या जो है मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है
यहाँ पे 2 है, ठीक है? और उसके बाद में इसके आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये आंसर कट जाएगा और उसके बाद में आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो है NaOH, ये जो है आपका Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं, जो 11 नंबर में दिया है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है एग्जामरत बैच में बिल्कुल एक्सप्लेन वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जो है देखे हुए हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में या बेंगलुरु में या यूरोपीय संघ में या वाशिंगटन डीसी में। तो ये जो है वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय स्थित है। अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में जो है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है? अगर हम नासा का फुल फॉर्म की बात करें, NASA, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? उसके बाद में 12 नंबर में दिया है कि तंत्रिका कोशिका की विशेषता होती है। तंत्रिका जो कोशिका होती है इसकी क्या विशेषता होती है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की जो है विशेषता होती है, या पुनः निर्मित नहीं होते हैं, या इनमें जो है केंद्रक नहीं होता है, या इनकी संख्या जो है उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित रहता है। तो जो तंत्रिका कोशिका की विशेषताएं होती है जो है पुनः निर्मित नहीं होती है, ठीक है? और तंत्रिका कोशिका जो होती है सूचना संप्रेषण का काम करती है। सूचना संप्रेषण, सूचना संप्रेषण का जो है ये काम करती है, ठीक है? आपके राजन सीरीज में यहाँ पे जो है इनका आकार अनिश्चित होता है, ये माना गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पुनः निर्मित नहीं होती है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में 13 नंबर की हम बात करते हैं कि दिन रात का होना रासायनिक परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है, या नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, या नियमित परिवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये नियमित भी है, और उसके बाद में जो दिन रात होता है ये प्राकृतिक रूप से दिन रात होता है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है कि पित्तरस बनता है। जो पित्तरस होता है ये कहाँ पर बनता है? अमाशय में बनता है, या ग्रहणी में बनता है, छोटी आंत में बनता है, या यकृत में बनता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पित्तरस का जो बनता है ये यकृत में बनता है, ठीक है? यहाँ पे आपका द सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब ये संग्रहित कहाँ पर होता है, ये यहाँ पे बनता है। पित्तरस जो होता है ये बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि संग्रहित, संग्रहित कहाँ पर होता है, ठीक है? तो ये आपका जो है ये पित्ताशय में, पित्ताशय, पित्ताशय में जो है ये संग्रहित होता है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर में दिया है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। सरौता होगा, कैंची होगा, या बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होगा, या चिमटा होगा? तो जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है ये आपका जो है चिमटा होता है, ठीक है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत जो है आपका ये चिमटा आता है। यहाँ पे चिमटा सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे 16 नंबर की बात करते हैं कि सुनामी का संबंध होता है प्रसिद्ध, या शरारती, या जलमग्न लहर, या पानी के अंदर उत्पन्न लहर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सुनामी का संबंध जो आपका होता है ये पानी के अंदर उत्पन्न जो है ये लहर होता है, ठीक है? उसके बाद में और इसमें जो है स्थानीय क्षेत्र में जो है तेज बारिश होती है और बाढ़ का खतरा होता है इसके कारण। उसके बाद में हम 17 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बादल फटने का अर्थ क्या होता है? अचानक बारिश, भारी वर्षा होना, या ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, या हल्की बौछार? तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे अचानक भारी वर्षा होती है वहां पे जो है क्या होता है, अचानक भारी वर्षा होती है वहां पे बादल फटने का अर्थ ये माना जाता है। उसके बाद में 18 नंबर की हम बात करें तो भू पृष्ठ पर आकस्मिक
कंपन कहलाता है, जो वाइब्रेशन होता है पृथ्वी के भूपर्पटी पर, वो जो है जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, कंपन कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं या कुछ नहीं कहते हैं? तो उसको जो है भूकंप के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब 19 नंबर की बात करते हैं। 19 में दिया हुआ है कि चक्रवात का जो है आकार होता है, जो चक्रवात होता है इसका आकार चौकोर होता है, गोल होता है, अंडाकार होता है या आयताकार होता है। तो चक्रवात जो होता है, चक्रवात का आकार यहाँ पे अगर पूछ ले तो जो है आपका ये गोल होता है, ठीक है? और इसमें जो है वायु दाब के क्षेत्रीय अंतर से जो है चक्रवात आते हैं। उसके बाद में 20 नंबर में पूछा गया है कि किस ग्रह को जो है 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पृथ्वी को, मार्स को या नेपच्यून को या प्लूटो को? तो प्लूटो को जो है 2006 में इसको हटा दिया गया है, जो कि किसमें शामिल किया गया है? ये बौना बौना ग्रह की श्रेणी में जो है इसको शामिल कर दिया गया है। 21 नंबर में दिया है कि अथपका मांस खाने से जो है होने वाला रोग, यानी अथपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है या एंथ्रेक्स होता है, पील पाव होता है या रेबीज होता है? तो जो एंथ्रेक्स यहाँ पे दिया है ये अथपका मांस खाने से जो है होता है। उसके बाद में यहाँ पे 22 नंबर में दिया है कि रसांकुर, इसी को विली कहते हैं, संरचना पाई जाती है क्षुद्रांश में, क्षुद्रांत में या यकृत में, लार ग्रंथ में या हृदय में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्षुद्रांश में पाया जाता है, ठीक है? ये क्या होता है कि पोषक तत्वों को जो है अवशोषित करता है। उसके बाद में यहाँ पे 23 नंबर में दिया है कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में जो है कब पारित किया गया था? 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में? तो आपदा प्रबंधक विधेयक जो है ये आपके यहाँ पे संसद में 2005 में जो है इसको पारित यानी प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में 24 नंबर में दिया है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या होता है, ठीक है? अनियंत्रित अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि या अनियंत्रित जन्म दर या अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो जनसंख्या विस्फोट होता है ये अनियंत्रित जन्म दर होता है, ठीक है? और जनसंख्या वृद्धि उस समय जो है अधिक हो जाती है। उसके बाद में सुनामी का निर्माण जो होता है ये पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है या चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिजाव की हलचल से? तो जो सुनामी का निर्माण होता है ये पृथ्वी के जो प्लेट होता है उसके खिसकने से जो है सुनामी का जो है निर्माण होता है। उसके बाद में दिया है जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वह कहलाते हैं हाइड्रेसिड या ऑक्सी अम्ल या थायो अम्ल या दुर्बल अम्ल? तो इसको जो है हाइड्रेसिड कहते हैं, हाइड्रेसिड इसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे HCl आपका हो गया, HBr हो गया, इसमें ना तो सल्फर है ना तो ऑक्सीजन है, ठीक है? तो हाइड्रे एसिड इसे कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 27 नंबर में दिया है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन, एक मिनट, एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, यानी एक ही प्रकार के धनायन देते हैं पॉजिटिव आयन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, वह कहलाते हैं सामान्य लवण या बेसिक लवण, अम्लीय लवण या द्विल लवण? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो एक ही प्रकार के आयन वाले जो लवण होते हैं उसको हम सामान्य लवण के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका हो गया NaCl हो गया। अब इसमें क्या होगा कि Na पॉजिटिव देगा और उसके बाद में Cl निगेटिव देगा, ये सामान्य लवण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में 28 नंबर में दिया है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, जो एसिटिक अम्ल होता है इसकी क्षारकता जो है क्या होती है? एक होती है, तीन होती है, दो होती है या चार होती है? तो एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। इसको अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CH3COO और ये निगेटिव हो जाएगा और उसके बाद में जो हाइड्रोजन होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है क्षारकता होती है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता जो होती है ये एक होती है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन एक ही देता है।
उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है 29 नंबर में कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण होता है। जो जल प्रदूषण होता है उसका क्या कारण होता है? धुआं होता है, ऑक्सीजन होता है या बम विस्फोट होता है या वाहित मल होता है। ठीक है? तो जो जल प्रदूषण होता है, जल, ये वायु प्रदूषण होता है ये सभी, और लेकिन वाहित जो मल होता है ये आपका जल प्रदूषण का कारण होता है। 30 नंबर में दिया है कि वायु प्रदूषण के कारण है। जिससे वायु प्रदूषण होता है कूड़े का जलना या आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं या ये सभी। तो यहाँ पे जो है ये वायु प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, कूड़े का जलना, आग का लगना, मोटर वाहनों का धुआं या ये सभी। यहाँ पे जो दिया है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। यहाँ पे उत्तोलक की अगर बात करें तो उत्तोलक जो है आप लोग ये याद कर लीजिए कि जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हो गया, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, तो ये सभी जो है हम लोग कोर्स में देखे हुए हैं कि इसका जो सरल मशीन होता है ये सरल मशीन के अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में जो है जो आलम्ब होता है, आलम्ब, आलम्ब ये जो है बीच में होता है। और उसके बाद में सेकंड में बात करें तो यहाँ पे जो भार होता है, लोड, ये जो है आपके बीच में होता है। अगर इसमें तृतीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो इसमें आयास जो होता है, आयास या इसी को प्रयास कहते हैं, इफोर्ट इसे कहते हैं, इफोर्ट, ये जो है बीच में होता है। ठीक है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आलम्ब के बारे में बात करें तो इसमें जो है जो एग्जाम्पल आता है ये जैसे हो गया आपका हैंड पंप, हैंड पंप, कैंची, उसके बाद में झूला, ये सभी जो है जो एग्जाम्पल यहाँ पे जितना लिखा है सब कुछ जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में सेकंड प्रकार के देखें तो सरौता यहाँ पे हो जाएगा, और जो बोतल खोलने वाला यंत्र होता है वो हो जाएगा, और एक पहिया वाला गाड़ी। अगर तृतीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा चिमटा, और चाकू हो जाएगा, झाड़ू इसमें हो जाएगा, और जो सीढ़ी होता है। तो इन सभी से जो है यहाँ पे ये सरौता हो गया, हैंडपंप हो गया, कैंची हो गया, इन सभी से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। अब इसमें प्रथम प्रकार के उत्तोलक की हम बात करें तो इसमें जैसे देखिए यहाँ पे बीच में जो है आपका आलम्ब रहता है, और एक तरफ भार रहता है, और एक तरफ जो है आपका क्या आयास रहेगा, आयास। तो ये फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम लोग जो है इसको कोर्स में देखे हुए हैं। यहाँ पे दिया है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण बोतल बोतल खोलने वाला यंत्र या पंजेदार हथौड़ी, या यहाँ पे दिया हुआ है इसके आगे, एक मिनट, यहाँ पे दिया है कैंची या ब्रेड काटने का चाकू। तो इसमें जो बोतल खोलने वाला यंत्र होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि जो यंत्र होता है बोतल खोलने वाला यंत्र, ये बोतल खोलने वाला यंत्र जो होता है ये आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक की श्रेणी में आता है। उसके बाद में यहाँ पे जो दिया हुआ है 32 नंबर में दिया है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता जो है निर्भर करती है आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर या तुल्यांक की भार पर। तो ये जो निर्भर करता है ये आपके आयनन की मात्रा पर जो है निर्भर करता है, आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम परबल क्षार की बात करें, परबल क्षार, इसको जो है फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो है हम लोग देख चुके हैं कि परबल अम्ल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और परबल क्षार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। परबल अम्ल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा HCl हो जाएगा, और उसके बाद में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और परबल क्षार की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा NaOH और KOH। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। 33 नंबर में दिया है कि परबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अस्थायी होते हैं जिसका अणुभार अधिक होता है, या जो जल में अधिक आयनित होते हैं जिसका क्वथनांक जो है अधिक होता है। तो यहाँ पे जो जल में जो है अधिक आयनित होते हैं उसको जो है परबल अम्ल कहते हैं, जिसमें जो है H प्लस की संख्या जो है ये मैक्सिमम होती है, उसको जो है परबल अम्ल कहते हैं। और परबल क्षार की बात करें
तो इसमें जो है OH निगेटिव की संख्या जो है यहाँ पे मैक्सिमम होती है। इसको जो है हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल अपघटन कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है, आयनन कहलाती है या अपघटन कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य जब उपसहसंयोजक बनता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, उस बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? जल अपघटन, उदासीनीकरण या आयनन या अपघटन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये उदासीनीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं 35 नंबर में कि दिया है कि उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है या क्षारक बनता है, क्षार बनता है या लवण व जल बनते हैं। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया में जो है आपका लवण और जल बनता है। इसमें जैसे HCl हो गया और NaOH हो गया। यहाँ पे ये अम्ल हो गया, एसिड हो गया, और ये आपका OH है तो ये बेस हो गया, ठीक है। यानी अम्ल बेस मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे और उसके बाद में H2O बनाएंगे। NaCl यहाँ पे जल बना, NaCl ये लवण हो गया, और उसके बाद में और ये क्या हुआ? ये जल हो गया, ठीक है। तो यही दिया है कि उदासीनीकरण क्रिया में जो है ये लवण और जल बनते हैं। उसके बाद में 36 नंबर में दिया है कि घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं। जब घड़ी की जो है चाबी हम देते हैं तो उसमें जो है संग्रहण किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा या गुरुत्वीय त्वरण या स्थितिज ऊर्जा या सामर्थ्य? तो आपके राजन सीरीज में क्या दिया हुआ है? गतिज ऊर्जा दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है संग्रहित होती है, जो ऊर्जा होती है। 37 नंबर में दिया है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। जो एलिसा परीक्षण होता है वो जो है किसके उपचार में किया जाता है, ठीक है। कैंसर में, क्षय में, एड्स में या टाइफाइड में? तो इसका जो है परीक्षण की जो किया जाता है ये एड्स में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं कि 38 नंबर में दिया है नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध होता है। जो नाइट्रोजन होता है इसमें जो कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो त्रिक बॉन्ड हो गया, एकल सहसंयोजी बॉन्ड या द्विक सहसंयोजी बॉन्ड, या चौथा दिया है त्रिक सहसंयोजी बंध। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका होगा त्रिक सहसंयोजी बंध होगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 39 नंबर की। 39 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है तथा द्रव्यमान संख्या दिया है। यानी परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपका जेड का मान दिया हुआ है 15, और उसके बाद में ए का मान दिया है एटॉमिक मास, ये 40 दिया हुआ है। अब क्या पूछा जा रहा है कि तत्व के परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है हम किस प्रकार से जो है ज्ञात करेंगे? एक जो है इसमें सूत्र होता है कि ये बराबर होता है, यानी एटॉमिक मास बराबर परमाणु क्रमांक और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस पे जो है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए का मान जो है 40 दिया हुआ है, और उसके बाद में जेड का मान 15। हमको नाइट्रोजन की संख्या ज्ञात करना है, तो 40 माइनस 15 आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 40 में से 15 घटाएंगे तो आपका 25 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे न्यूट्रॉनो, नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे जो है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जो है 25 निकाले हैं, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25। उसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं 39 नंबर हो गया आपका। 40 नंबर हम देखते हैं। 40 में दिया है कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जो है चला जाता है? यहाँ पे अंग का नाम पूछा जा रहा है। तो ये जो अशुद्ध रक्त होता है वो दाएं निलय से जो है फेफड़े में भेजा जाता है, जहाँ यह शुद्ध होकर जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो दाएं निलय से जो है अशुद्ध रक्त जो होता है किस अंग में चला जाता है? फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया,
त्वचा हो गया तो यकृत हो गया। तो जैसा कि हमने बताया कि दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर होता है ये किस अंग में चला जाता है, ये आपके ये फेफड़े में चला जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि शुद्ध होकर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। 41 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत मानवकृत आपदा नहीं है, यानी कौन सी इसमें प्राकृतिक आपदा है। अग्निकांड हो गया, बम विस्फोट हो गया, रेल दुर्घटना हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि मानवकृत यानी जो मानव के द्वारा नहीं होता है, यानी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन सा आएगा। यहाँ से क्वेश्चन का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा कौन सा है, ठीक है। तो आपका जो भूकंप होता है ये मानवकृत नहीं, ये प्राकृतिक आपदा होता है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, या गन्ना के रस से सिरका बनना, बल्ब का जलना, या कागज का जलना। तो यहाँ पे जो बल्ब का जलना होता है ये आपका जो है ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, बल्कि यहाँ दूध से जो दही बनता है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। गन्ना के रस को से जो है सिरका का बनना, ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, और कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल जो है स्टेट चेंज होता है। अगर कोई पदार्थ ठोस में है तो ये जो है आपका द्रव में हो जाएगा, और द्रव में है तो आपका गैस में हो जाएगा। यानी केवल अवस्था चेंज होता है भौतिक परिवर्तन में। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं 43 नंबर में दिया हुआ है कि नींबू में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वह कौन सा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, या साइट्रिक अम्ल होता है। तो इसमें जो नींबू में पाए जाने वाला अम्ल होता है उसको जो है साइट्रिक अम्ल कहते हैं, बल्कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल एसिटिक अम्ल हो गया ये आपके जो है सिरके में पाया जाता है। 44 नंबर की बात करें, विटामिन डी का जो है सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत होता है। फल होता है, सब्जी होता है, सूर्य की रोशनी, या दूध होता है। तो विटामिन डी जो है आपके ये सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। सूर्य की रोशनी यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य की जो है जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है त्वचा में विटामिन डी का जो है निर्माण करती है। अगर इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करें, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत ये विटामिन डी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ये दूध हो जाएगा और मछली हो जाएगा। इससे भी जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 45 नंबर में दिया है कि सरौता में आलम्ब जो होता है ये किनारे पर होता है, बीच में होता है, किनारे तथा बीच के मध्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किनारे तथा बीच के मध्य में होता है, किनारे तथा बीच के मध्य में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सा सही हो जाएगा। उसके बाद में 46 नंबर में दिया है कि वह उत्तोलक है जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है। जिसमें जो है भार होता है उसको जो है हम लोग के यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का उत्तोलक कहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जिसमें भार होगा बीच में वो सेकंड प्रकार के यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जैसे हो गया ये सरौता हो गया, सरौता हो गया, बोतल खोलने वाली मशीन, बोतल खोलने वाली जो यंत्र होता है, और उसके बाद में एक पहिया वाली जो गाड़ी होती है, ये सभी जो है सेकंड प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो है वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य जो है भार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो है ये सेकंड प्रकार का उत्तोलक होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल कौन सा सही होगा। तो आपका ये जो ट्राली होता है, जैसा कि हमने बताया कि एक पहिए वाला ट्राली, तो ट्राली यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर में क्या दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत ऊर्जा होता है इसको यांत्रिक ऊर्जा में जो है किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे दिया है डायनेमो और सोलर सेल, विद्युत मोटर, या सितार। तो विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 48 में दिया है कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पे H2 का बात कर रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, या जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, ये H3O निगेटिव है, पॉजिटिव बनाते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये H
हाइड्रोजन आयन, ये H प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये H प्लस हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम बात करें, जो अम्लमय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में जो है हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पे कहेंगे कि आप ये ऑप्शन ये क्यों नहीं सही होगा, ये इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जो है अम्लमय पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, आयन की नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। वाह। 49 नंबर में दिया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, या थायोमीन होता है, या टोकोफिरॉल होता है। तो इसको जो है एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम अगर पूछ ले तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर में क्या दिया है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अभी हम लोगों ने बात किया है कि इसमें क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो भार रहता है ये बीच में रहता है। कैंची हो गया, या हैंडपंप हो गया, सरौता हो गया, या चिमटा हो गया। तो इसमें जो है यहाँ पे सरौता जो होता है ये आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। 51 नंबर में दिया हुआ है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3, ये जो है क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है। चूना पत्थर का वहां भी रासायनिक नाम पूछा था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Na2CO3 होगा, ये CaOH आप बोल ट्वाइस CaO या CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा CaCO3 होगा, और इसका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, चूना पत्थर जो है उसमें किया जाता है। और 52 नंबर की हम बात करें तो सोलर सेल में जो है मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो सोलर सेल होता है इसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये आपका सूर्य हो गया, और ये आपका सोलर पैनल हो गया। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये प्रकाश ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ से जो है हम लोग टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ चला सकते हैं, ये सूर्य हो गया। तो ये प्रकाश ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा। और जो टीवी चलता है ये आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार से यहाँ देखा कि सोलर सेल जो होता है ये मुख्य रूप से जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण करता है। उसके बाद में यहाँ पे 53 नंबर में दिया है कि पेलाग्रा रोग जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन का नाम बताना है, विटामिन ए की कमी से, या विटामिन बी की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, ठीक है, या विटामिन डी की कमी से। ये जो है यहाँ पे ऑप्शन है द विटामिन डी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये विटामिन बी की कमी से जो है ये पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी की अगर बात करें तो ये B3 विटामिन जो होता है इसे कहते हैं नियासिन, रासायनिक नाम, ठीक है। इसी की कमी से जो है त्वचा में जलन और मानसिक विकार के साथ साथ जो है दस्त जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। 54 नंबर में दिया है कि जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जो जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है किसमें होता है, यहाँ पे आलू दिया हुआ, ये तो 53 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। आलू हो गया, या शकरकंद हो गया, या अदरक हो गया, या गन्ना हो गया। यहाँ पे ये रहेगा, मान लो कि 54 नंबर में दिया है ये ऑप्शन। तो आपका जो जड़ों द्वारा जो है वर्धी प्रजनन जो होता है ये अदरक में होता है। अदरक में जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि चंद्र ग्रहण की घटना जो है होती है 2020 में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि जो है जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, सूर्य ग्रहण, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना कब कब होती है, अमावस्या के दिन होती है, या पूर्णिमा के दिन होती है, या अमावस्या की रात में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अमावस्या के दिन होती है जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 56 नंबर की बात कर रहा है कि 56 में क्या दिया हुआ है
कि डीपीटी के टीके से जो है बचाव होता है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया है डिप्थीरिया का, काली खांसी का या टिटनेस का। यहाँ पे होगा आपका सभी, ये ऑप्शन यहाँ पे टाइप होना चाहिए, ये आल हो जाएगा। ठीक है, तो डीपीटी जो टीका होता है इसका अगर हम बात करें तो ये जो है किसके किसके बचाव के लिए जो है किया जाता है। तो डिप्थीरिया के बचाव के लिए किया जाता है, और काली खांसी में और टिटनेस, यानी तीनों में जो है बचाव के लिए डीपीटी का टीके का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर की बात करते हैं तो CaSO में जो है Ca की संयोजकता कितनी होती है। इसमें दिया है, ये अगले का ऑप्शन ही टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो किस में पूछा है, CaSO में जो है यहाँ पे SO4 रहेगा। SO4 में जो Ca रहता है, इसकी संयोजकता जो है कितनी होती है। तो इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता जो है +2 होता है। ये भी जो है आपके एग्जाम में 2020 में जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो संयोजकता से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनते हैं। उसके बाद में 58 नंबर में क्या दिया है कि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है क्या वृद्धि होती है, रोगाणु प्रतिरोध में, या कीड़े मकोड़े में, या इल्लियों में, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ये द यहाँ पे टाइपिंग रहेगा द, यानी नॉन ऑफ दीज, नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं उससे जो वृद्धि होती है, ये रोगाणु प्रतिरोध में जो है ये वृद्धि होती है। 50 नंबर में ही दिया है कि खरीफ की फसल है। इसमें जो है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल से जो है संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खरीफ की फसल जो है कौन सा है, गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, या धान हो गया। तो इसमें खरीफ की फसल की बात करें तो आपका जो धान होता है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। बाकी गेहूं, चना, मटर ये रबी के फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में 60 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है, यानी जिससे जो है अम्ल क्षार का जो परीक्षण करते हैं, इंडिकेटर मतलब सूचक नहीं है। लाल लिटमस हो गया, या फिनाफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, या एंटासिड। तो यहाँ पे जो एंटासिड होता है ये आपका ये सूचक नहीं होता है, ये आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, और फिनाफ्थलीन हो गया, लाल लिटमस हो गया, ये सभी जो है इसके द्वारा जो है अम्ल और क्षार का जो है परीक्षण किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें इसका ऑप्शन तो एंटासिड हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड जो है एक दवा होता है जो पेट की जो है अम्लता को जो है कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि जो लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन देखे हमने, ये सभी जो है ये सूचक होते हैं। इनके द्वारा जो है अम्ल और क्षार का जो है परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे दिया है कि कंपोस्ट खाद जो है बनाई जाती है। जो कंपोस्ट खाद होता है यह जो है किससे बनाई जाती है, गोबर से बनाया जाता है, या कूड़ा कचरा से बनाया जाता है, या इनमें से जो है दोनों। यहाँ पे कह रहा है आ और बा दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कंपोस्ट खाद जो बनाई जाती है गोबर से भी बनाया जाता है और कूड़ा कचरा से बनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है पत्तियों से भी बनाया जाता है, और इसको जो है सड़ाकर ये कंपोस्ट जो है बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका गोबर भी सही हो जाएगा और कूड़ा कचरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 62 नंबर में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे होते हैं, पौधे मतलब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है अति शीघ्र गति से या धीमी गति से बढ़ते ही नहीं है, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो पौधों पौधों के लिए जरूरी होता है, NPK, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है अतिशीघ्र गति से जो है बढ़ता है पौधा। जब नाइट्रोजन उर्वरक जो है डाला जाता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति रहती है, मतलब नाइट्रोजन के द्वारा जो है पौधे अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं। उसके बाद में 63 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि जूल मात्रक है। जो जूल होता है ये किसका मात्रक होता है। ये क्वेश्चन जो है 2020 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है, या शक्ति का मात्रक होता है।
तो जूल जो होता है ये कार्य के साथ साथ जो है ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ठीक है। अब कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी कास थीटा, ठीक है। एफ न्यूटन में होता है, यहाँ पे डब्ल्यू का मान जो है जूल हो जाएगा। और उसके बाद में जो एनर्जी होता है ये एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन समीकरण। तो यहाँ पे जो है एनर्जी का मेन मान भी जो है आपका जूल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग 63 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, 64 नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि रबी की फसल है, जो रबी की फसल होती है इसमें रबी की फसल एक खरीफ की फसल होता है और एक जायद की फसल। तो इसमें जो रबी की फसल इसमें कौन सा है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है या चना है। तो चना जो होता है ये रबी की फसल होता है, लेकिन मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी जो है खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं, 65 नंबर में दिया है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। गति के कारण, यहाँ पे देख सकते हैं कोई वस्तु हो गया उसमें गति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता को जो है क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो गतिज ऊर्जा होता है, कोई वस्तु है उसमें गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण, गति के कारण। तो गति जो है किसी वस्तु में गति कब उत्पन्न होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा हो गया। और उसके बाद में एक होता है स्थिति के कारण। तो स्थिति के कारण अगर बात करेंगे तो इसका यू बराबर होगा एम जी एच। अब यहाँ पे गति के कारण तो इसमें जो है वेग, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वेलोसिटी नहीं है स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। इसमें जो है एक किसी इस विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा जो है किसी वस्तु में रहती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन गतिज ऊर्जा जो होती है किसी गति के कारण होती है, ठीक है। तो इसमें जो है गति ऊर्जा आपका ये सही हो जाएगा, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और उसके बाद में हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, पी बराबर या यू बराबर आपका होगा एम जी एच। तो यहाँ पे सूत्र भी जो है आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद में 66 नंबर की अगर हम बात करें, यांत्रिक लाभ जो होता है, यांत्रिक लाभ होता है यहाँ पे डब्लू मल्टीप्लाई एफ, या डब्लू बाई एफ, डब्लू प्लस एफ, या डब्लू माइनस एफ। तो जो यांत्रिक लाभ होता है ये डब्लू बटे एफ, यहाँ पे दिया है डब्लू बटे एफ के बराबर होता है, ठीक है। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, एक यांत्रिक प्रणाली के द्वारा जो है कार्य करने के लिए प्रयुक्त बल और लोड के बीच का जो है अनुपात को दर्शाता है, जो यांत्रिक लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 67 नंबर में दिया है कि सरल मशीन है, मोटरसाइकिल है, सिलाई मशीन है, घिरनी है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ये मोटरसाइकिल जो ये कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाएगा, यानी सरल एक एक कठिन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाएगा ये। और उसके बाद में सिलाई मशीन भी जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाएगा। उसके बाद में घिरनी की बात करें तो ये सिंपल मशीन हो जाएगा, सिंपल मशीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर सरल मशीन पूछा गया है तो आपका ये घिरनी जो होता है, घिरनी सरल मशीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं 68 नंबर में दिया है कि वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, या समान रूप से होता है। तो वृक्षारोपण से जो है भूमि का कटाव जो है कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 69 नंबर में दिया है कि बलुआ दोमन मिट्टी में जो रेत की मात्रा होती है ये कितने प्रतिशत होती है, 60 से 80%, या 50 से 60%, 60% से कम, या 60% से अधिक। तो बलुआ दोमन मिट्टी जो होती है इसमें जो रेत होता है ये 60 से जो है 80% के बीच होता है, ठीक है। 60 से 80% के बीच पाया जाता है। 70 नंबर में दिया है कि हैरो खेत से निकालने के काम आता है, यानी जो हैरो होता है वो खेत से क्या निकालने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि खरपतवार, मिट्टी, पानी, या उपर्युक्त सभी। तो जो खरपतवार होता है ये हैरो के द्वारा निकाला जाता है खेतों से।
71 नंबर में दिया है कि डिबलर से जो है बुआई नहीं होती है। जो डिबलर होता है इसके द्वारा बुआई नहीं होती है गेहूं की, चने की, धान की या बाजरे की। तो अगर हम बात करें जो डिबलर होता है, डिबलर का प्रयोग मुख्य रूप से जो है बीज बोने के लिए किया जाता है। लेकिन यह जो है धान की बुवाई के लिए जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जो धान होता है इसकी बुवाई में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है डिबलर का। उसके बाद में यहाँ पे 72 नंबर में दिया है कि सिंचाई की कटाव पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि, कूड़ विधि या क्वारी विधि या छिड़का विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अपलावन या प्रवाह विधि के नाम से जानते हैं। जो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि होती है इसे अपलावन या प्रवाह विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे माँ का सा मतलब एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है मास का है। ठीक है। और ये किलोग्राम। उसके बाद में ये सेकंड हो जाएगा। ये मीटर होगा। मीटर। ठीक है। मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये आप लोग जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि एसआई मात्रक में, सीजीएस मात्रक में और एमकेएस मात्रक में ये जो टाइम होता है, समय का मात्रक जो है हमेशा सेकंड ही रहता है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दो जो समय होता है ये किसी भी पद्धति में चेंज नहीं होता है। तो एमकेएस पद्धति में जो है कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है या मीटर होता है, जूल होता है या न्यूटन प्लस मीटर होता है। तो जो एमकेएस पद्धति में कार्य की मात्रक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जूल होता है कार्य का मात्रक। उसके बाद में कार्य है। कार्य जो होता है ये क्या है। ठीक है। तो कार्य एक जो है सदिश राशि होता है। कार्य को हम लोग जो है किस प्रकार से लिखते हैं, कार्य जो होता है W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी कास थीटा। यहाँ पे एफ क्या है, ये जो है बल है, ये आपका फोर्स है। और यहाँ पे एफ इंटू डी, डी आपका है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है। और यहाँ पे थीटा की अगर बात करें तो ये जो है एंगल बिटवीन फोर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो है बल और विस्थापन के बीच का जो है ये कोण होता है। तो कार्य आपका जो है ये सदिश राशि होता है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। 75 नंबर में दिया है कि ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है। जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, किलोग्राम, केल्विन, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो जूल होता है, ये ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है। 76 नंबर में दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का या 6 प्रकार का। तो यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन सा ऊर्जा होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसको जो है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका सूत्र होता है U बराबर mgh। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का आपका हो जाएगा K बराबर हाफ mv²। इस स्थिति ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ये ऊर्जा जो है निहित होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। लेकिन गतिज ऊर्जा की बात करें तो उस वस्तु में जो है किसी वस्तु की विशेष गति के कारण जो ऊर्जा जो है उसमें निहित रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा जो होता है मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ 77 नंबर में दिया है कि ऊर्जा की प्रमुख स्रोत क्या होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। चिमनी हो गया, सूर्य हो गया या लालटेन हो गया या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य होता है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा गलत है कि ऊर्जा की प्रमुख स्रोत क्या होता है। ऊर्जा की जो है प्राकृतिक, यहाँ पे लिख दीजिए
प्राकृतिक प्रमुख स्रोत क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य के द्वारा हमें प्राकृतिक रूप से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सूर्य भी सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 78 नंबर में दिया हुआ है कि एक जूल जो होता है ये होता है, तो एक जूल बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर एफ इंटू डी होता है। एफ को अगर 1 न्यूटन मानते हैं, 1 न्यूटन यहाँ पे, और जो डी है इसे हम 1 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर मानते हैं, तो हमको 1 जूल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से 1 जूल उसे कहते हैं, ठीक है, यानी 1 जूल उसे कहते हैं जब 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए जो है किया गया कार्य 1 जूल होता है। तो इसमें जो है कौन सा सही होगा, 1 न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर, या यहाँ प्लस है, केवल साइन आपको देखना है, प्लस हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे जो है न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पे माइनस है, इसको सही कर लीजिए। उसके बाद में 1 मीटर इंटू सेकेंड, तो सेकंड की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो न्यूटन हो जाएगा और 1 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा। एक एक जूल जो होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। उसके बाद में 79 नंबर में दिया है कि नियमित खाद्य के प्रयोग से होता है, जो नियमित यानी लगातार खाद का प्रयोग हम करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, उपज की वृद्धि होती है, या मिट्टी की वृद्धि होती है, पानी की वृद्धि होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो नियमित नियमित खाद के प्रयोग से जो होता है ये उपज की जो है वृद्धि होती है। उसके बाद में यहाँ पे 80 नंबर में दिया है कि जो चिमटा होता है यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, या एक मशीन होता है। तो चिमटा की बात करें तो इसके बारे में हम लोग जो है पहले ही बात कर चुके हैं, पहले बहुत क्वेश्चन आया था। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। तो इसमें चिमटा की अगर बात करें तो चिमटा जो होता है आपका ये तृतीय श्रेणी के जो है उत्तोलक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद में 81 नंबर में दिया है कि पुनः प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, जिसको हम जो है दोबारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पुनः प्राप्त करने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। स्रोत यहाँ पे पूछा गया है, ज्वार ज्वार भाटा की ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है इसको जो है पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है स्रोत प्राकृतिक स्रोत से आती है, जो पुनः समय समय पर उपलब्ध होती है। जैसे आपका हो गया ज्वार भाटा हो जाएगा, और उसके बाद में इसमें इसके साथ अगर बात करें तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, और इसके साथ साथ जो है पवन ऊर्जा हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी आए तो जो है सही हो जाएगा। ज्वार भाटा की ऊर्जा जो है समुद्र के ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न होती है, जो एक नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आती है। अगर आपसे नवीकरणीय स्रोत पूछ ले तो इतना जो है आप लोग याद रखिएगा, ये नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसके आगे देखते हैं। 82 नंबर में दिया है कि पुनः प्राप्त ना होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा होती है, जिसको मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता है दोबारा, उसको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो जो कोयले की ऊर्जा होती है एक बार समाप्त होने पर जो है इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोयले की ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, लेकिन यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे 43 नंबर की बात करते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जो सौर ऊर्जा होती है इसको सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है, सोलर कुकर द्वारा, या सौर जल उष्मक द्वारा, या सौर भट्ठी द्वारा, या सौर सेल द्वारा। तो इसको जो सोलर सेल होता है उसके द्वारा जो है सौर ऊर्जा को इस प्रकार से आपका ये सूर्य हो गया, यहाँ पे आपका सोलर पैनल है। तो सौर ऊर्जा ये हो गया आपका प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या इसी को कहते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है। इसको जो है हम लोग विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे अगर हम बैटरी लगा दें, यहाँ पे आपका ये बैटरी लग गया, ठीक है।
तो इसको हम डायरेक्ट जो है सौर सेल के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 84 नंबर में क्या दिया हुआ है कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जी जो एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन ट्रिक याद कर लीजिए KEDA। यहाँ पे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो बचता है आपका बी हो गया और सी हो गया, ये दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे जो है वसा में यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है तो बी और सी, यहाँ भी विटामिन बी है, विटामिन बी सी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो विटामिन ए होता है ये वसा में घुलनशील होता है और यहाँ विटामिन डी भी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका विटामिन बी और विटामिन सी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद में 85 नंबर में क्या दिया है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होती है। दांत को मजबूती करने के लिए जो है किस किस यहाँ पे जो मिनरल दिया है किस किस की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की, कैल्शियम की, या कैल्शियम तथा फास्फोरस की, या कोई नहीं। तो इसमें जो है कैल्शियम के साथ साथ जो है आपको फास्फोरस की भी जो है आवश्यकता होती है दांतों को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हम अगर बात करें 86 नंबर की, तो 86 नंबर में क्या दिया है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। जो पैकेट का दूध होता है पैक होके आता है, इसको किस प्रकार से जो है कंजर्व किया जाता है, रसायनों द्वारा या हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, या किण्वन द्वारा। तो जो पाश्चुरीकरण होता है इसके द्वारा जो है पैकेट का दूध जो है संरक्षित किया जाता है। 87 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। कोई भी परमाणु हो गया उसका जो है समस्त द्रव्यमान जो है कहाँ पर निहित होता है। जैसे कि मान लो कि ये आपकी परमाणु संरचना हो गया और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि परमाणु के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो है इस प्रकार से घूमता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अगर हम बात करें इसके नाभिक की, तो इसमें नाभिक में जो है प्रोटॉन रहता है और इसके साथ साथ जो है जो न्यूट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे नाभिक मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है निहित होता है। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि जो ये परमाणु होता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में जो है अ, निहित रहता है। तो नाभिक में निहित रहता है मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, अगर हम इसका योग कर दें, इसका अगर योग कर दें तो हमको जो है परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान ठीक प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये नाभिक के चारों ओर घूमता है। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ प्रोटॉन है तो केवल प्रोटॉन भी नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन का योग जब हम करेंगे तो वहां पे परमाणु का जो है समस्त द्रव्यमान जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं 88 नंबर की। 88 नंबर में दिया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित जो परमाणु क्रमांक होता है आपका ए बराबर जेड प्लस एन होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है तो ए माइनस जेड यहाँ पे हो जाएगा जेड। इस प्रकार से यहाँ पे परमाणु क्रमांक मतलब जेड, जेड का मान जो है ए माइनस एन होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के और एक क्या होता है कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के जो है बराबर होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया है यहाँ पे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो जेड होता है वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जेड जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दोनों के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या के जो है बराबर होगा। उसके बाद में 89 नंबर में हम लोग बात करते हैं। यहाँ दिया है कि निम्न में से सरल मशीन है कौन सा जो है
जो सरल मशीन है, तो सरल मशीन के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं पहिया हो गया, घिरनी हो गया, पेच हो गया, ये सभी। तो ये जो तीनों है, ये तीनों जो है सरल मशीन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सभी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम लोग बात करते हैं 90 नंबर में कि दिया है सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक होता है। जो सीढ़ी होता है ये किस प्रकार का उत्तोलक होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो सीढ़ी जो होता है ये आपका प्लेन सरफेस होता है और ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। अगर प्लेन सरफेस दे दिया तो वहां भी वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात नहीं करेगा, प्लेन सरफेस देगा तो प्लेन सरफेस सही होगा। और अगर इस प्रकार से देगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक होता है। उसके बाद में 91 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम्स होता है। जो अमाशय में एंजाइम्स पाया जाता है वो कौन सा होता है? टाइलिन होता है या म्यूसिन होता है या पेप्सिन होता है या ट्रिप्सिन होता है? तो जो आपके अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में पाए जाने वाला जो पेप्सिन नामक एंजाइम्स जो है आपके अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। अमाशय में जो है पेप्सिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसके द्वारा जो है प्रोटीन का पाचन होता है वो, और यह एंजाइम्स अम्लीय वातावरण में सक्रिय रहता है। उसके बाद में यहाँ पे 92 नंबर की हम बात करें तो 92 में दिया हुआ है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स होता है। जो शर्करा का जो है नियमन करता है, पैराथार्मोन या गैस्ट्रीन या इंसुलिन या कीटो जैविक। तो इंसुलिन जो होता है ये शर्करा को जो है नियमन करने वाला सहायक हार्मोन्स होता है। उसके बाद में हम जो है 93 नंबर की बात करते हैं, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन होगा पैराथार्मोन हो गया, डायबिटीज जो जैवनिक हो गया, उसके बाद में रेनिन हो गया या पेप्सिन हो गया। तो आपका पैराथार्मोन जो होता है ये कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का जो है कार्य करता है। उसके बाद में 94 नंबर हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का पिघलना या मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोम का पिघलना। प्रत्यावर्ती परिवर्तन का मतलब ये होता है कि फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज जो कि होता है भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? केवल स्टेट जो है, स्टेट आपका केवल चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जो मोमबत्ती का पिघलना होता है, मान लो कि यहाँ पे मोमबत्ती है, इस प्रकार से मोमबत्ती है, जब ये पिघलेगा तो इसको दोबारा जो है हम लोग मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यह जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। 95 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? यहाँ पे दिया है कि केमिकल चेंज किसमें जो है होता है। कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कोयला है उसको पीसकर जो है पाउडर बनाते हैं, या कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। कागज का जलना और कांच की बोतल को टूटना। ऐसे मान लो कि एक बोतल है, इस प्रकार से जो है बोतल यहाँ पे बना हुआ है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम तोड़ देते हैं तो ये भी जो है आपका जो एक होता है रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टूट गया है तो दोबारा हम इसको उसी रूम में बना नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी गला के बनाएंगे। लेकिन अगर कागज का जलना की बात करें तो कागज जब जल गया तो ये आपको राख प्राप्त होगा। तो कागज का जलना जो है एक ये केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद में 96 नंबर में दिया हुआ है कि ज्वालामुखी का फूटना। जो ज्वालामुखी का फूटना जो है क्या कहलाता है? मंद परिवर्तन होता है जब ज्वालामुखी फूटता है, या अनुकूल परिवर्तन होता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है, या अनियमित परिवर्तन होता है। तो ज्वालामुखी का फूटना जो है अनियमित परिवर्तन होता है, यानी लगातार नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। 97 नंबर में दिया है कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन है। तो आपका ये परमाणु हो गया, परमाणु की संरचना हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ पे पूछा है कि नाभिक में क्या क्या है, तो प्रोटॉन हो गया और उसके साथ साथ जो है न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ सही हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो निष्क्रिय गैस यहाँ पे इनर्ट इनर्ट गैस की बात कर रहा है। तो इनर्ट गैस का क्या होता है, इसमें जो लास्ट कोश होता है, लास्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन या हीलियम केवल एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें जो है आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है लास्ट कोश में, जो कि अस्थाई होता है। इसके अलावा सब में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने की आवश्यकता है लास्ट कोश में। तो इसमें कौन सा लास्ट कोश है, लास्ट कोश ये बाहरी कोश होता है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके आगे बात करें जो 99 होता है, अगर आप लोग यहाँ पे अगर एक चीज और बता दें कि निष्क्रिय गैस जो इनर्ट गैस होती है, इसके नाम को अगर पूछ लिया जाए तो इसका जो टिरिक होता है हीनिया हीनिया क्रिजीरे। इसमें बात करें तो ये हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ठीक है। ये 6 जो होता है, ये 6 के अलावा भी होता है, लेकिन इसको जो है इनर्ट गैस निष्क्रिय गैस माना जाता है। ये जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद में 99 नंबर में दिया हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है मास, उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन 16 या नाइट्रोजन होता है। तो परमाणु का जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है ये कार्बन 12 को जो है माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान के लिए जो है कार्बन 12 का प्रयोग किया जाता है, जो एक मानक है। इसका द्रव्यमान जो है 12 एटॉमिक मास यूनिट के जो है बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद में हम 100 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है। तो इसमें से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा सूत्र होता है, CaOH ऑफ होल ट्वाइस या Ca2OH, CaOH ऑफ होल थ्राइस या CaOH। तो यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये CaOH ऑफ होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र सही हो जाएगा। उसके बाद में दिया है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है या पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है या नया पदार्थ बन जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन में, पदार्थ के अणुओं में जो है परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, जो अणु रहता केवल स्टेट इसमें जो है स्टेट चेंज होता है। ठीक है। अगर जैसे सॉलिड में है तो ये लिक्विड हो जाएगा, यानी जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्थाएं होती है उसी में जो है ये चेंज होता है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम 110 101 तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपका ये आंसर की दिया हुआ है। ठीक है। PDF प्राप्त करना। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों का ये साइंस का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो बिल्कुल राजन सीरीज में दिया हुआ है, ये बिल्कुल जो है समाप्त होता है। ठीक है। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है हम लोग अतलग उत्तरीय प्रश्न करेंगे, और इसका PDF प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को इस क्लास का जो है संपूर्ण PDF जो है कंप्लीट प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमसे। और उसके बाद में अगर आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं तो क्लास का जो है फीडबैक देना मत भूलिए। तो आप लोग कमेंट में जो है ठीक ठीक प्रकार से जो है फीडबैक दे सकते हैं। और उसके बाद में क्लास कैसा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग अतल उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।